परवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आपका स्वागत करता हूं। आज लिवासा हॉस्पिटल ने विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता और रोकथाम के लिए मजबूत संदेश दिया। लिवासा हॉस्पिटल ने आज विश्व कैंसर दिवस 2025 के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान और इलाज को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में देश के अग्रणी विशेषज्ञों ने भाग लिया और कैंसर देखभाल पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिससे इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। Basically, again, to tell you what is cancer. Cancer is हमारी शरीर के कारण होते हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, वो उनमें म्यूटेशन हो जाती है, वो चेंज हो जाते हैं और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इनका कोई फंक्शन नहीं होता सिवाय बढ़ना। तो ये एक फीचर ऑफ कैंसर सेल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तो ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे सेल्स पे का खाना खाते हैं और ये यूजलेस होते हैं, मतलब कोई फंक्शन नहीं होता। और ये बहुत तेजी से जिस ऑर्गन में डेवलप हुआ उस ऑर्गन्स की सेल्स को इन्वेड करके ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से ही पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो कैंसर का ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, जो गांठ होती है कैंसर की, वो एक जगह पे टिकी नहीं रहती, वो वहां से फैल जाती है। और इवन 1 सेंटीमीटर की गांठ भी हो जाए तो वो पूरे शरीर में कैंसर के सेल्स उसके फैल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट है इस पाई चार्ट का, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी बिना छुआछूत की बीमारियों में कैंसर एक बहुत मेजर चंक उभर के आया है। और सबसे पहला नंबर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का है। अब धीरे-धीरे डायबिटीज जो है ये चीज ऑक्यूपाई करता जा रहा है। So total cancer around 12 million, mortality around जैसे कि बताया इन्होंने करीब 7 से 9 लाख। डेवलप्ड कंट्रीज में इंसिडेंस और मोर्टेलिटी कम है, और डेवलपिंग कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर का बर्डन है वो सिर्फ वेल टू या डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं है, ज्यादा बर्डन जो है डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। तो बर्डन ऑफ दिस डिजीज इज मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो एस्टिमेटेड केसेस जो थे अराउंड 13.9 लाख थे 2020 में, और ऐसा एस्टिमेट है जिस रेट पे स्टैटिस्टिक्स हैं, करीब 16 लाख के करीब कैंसर केसेस हो जाएंगे 2025 में। तो जो कॉमन कैंसर है मेल्स में, इंडिया में नंबर 1 पे हेड एंड नेक कैंसर, लिप एंड ओरल कैविटी, लंग, स्टमक, कोलोरेक्टल, ये वाले होते हैं। और फीमेल्स में ब्रेस्ट, गर्भाशय का सर्विक्स, यूट्राई, कोलोरेक्टल, ओवरी, लिप एंड ओरल कैविटी। तो अगर हम बोथ द सेक्सेस कंबाइन करके देखें तो ब्रेस्ट, सर्विक्स, यूट्राई, लिप, ओरल कैविटी और लंग, ये 4 कैंसर जो है पूरे इंडिया में 50% के करीब कैंसर से रिलेटेड मौतें इन 4 कैंसर्स की वजह से होती हैं। वही चीज हमने उन फिगर्स के थ्रू बताई। तो कैंसर, सब लोग हमसे ये पूछते हैं कि कैंसर का पता कैसे चले, हम कब जाके सोचें कि हमें भी कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए हम चेकअप कराएं। तो ये 9 वार्निंग साइन है जो हमने एक निमोनिक बनाया, कॉशनस। ये 9 वार्निंग साइंस है। ये और बीमारियों में भी ये सब साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये साइंस और सिम्टम्स हैं तो एक कैंसर एक बैक ऑफ द माइंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसी भी प्रैक्टिशनर में या किसी भी पेशेंट में ये होना चाहिए और उसको अच्छे से रूल आउट कर लेना चाहिए। कॉमनेस्ट है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, रीसेंट चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, सोर, कोई भी अल्सर
पूरी बॉडी में, चाहे मुंह में हो, चाहे स्किन पे हो, या कुछ भी हो, जो हील नहीं हो रहा है काफी लंबे टाइम से। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, मतलब किसी भी अनयूजुअल जगह से ब्लीडिंग, नाक से, मुंह से, उल्टी में, थूक में, पेशाब में, लैट्रिन में, और एज बढ़ गई है उसके बावजूद ब्लीडिंग होना, तो ये अनयूजुअल ब्लीडिंग को कहते हैं। थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट कॉमनेस्ट का सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का, और ऐसे ही लम्प्स इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ नोड्स बाकी जगह भी हो सकते हैं, गर्दन में, बगल में, जांघों पे, कहीं कहीं भी लम्प्स हो सकते हैं। इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाना खाने में दिक्कत आना, खाना उतारने में दिक्कत आना, भूख ना लगना तो एक कॉमन सिम्टम है जो लगभग सभी कैंसर्स में कॉमन है, लेकिन अगर खाना उतारने में दिक्कत आ रही है तो वो एक मुंह और गले या फूड पाइप के कैंसर को की तरफ संकेत करता है। ऐसे ही ऑब्वियस चेंज इन अ वॉट और मोल, किसी भी तिल है जो शरीर में, या मोल है, तो उसमें अगर उसका टेक्सचर चेंज हो गया, उसका साइज बढ़ गया, वो थोड़ा सा अल्सरेट करने लग गया, तो ये एक बहुत खतरनाक कैंसर जिसको हम मेलानोमा कहते हैं, स्किन कैंसर, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ा सा कम है। नैगिंग कफ और होर्सनेस बहुत लंबे समय से चलती आई, ड्राई कफ और आवाज का बैठ जाना, आवाज में चेंज आना, तो ये भी मुंह और गले या फेफड़े के कैंसर में हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी, तो जिसका कारण पता नहीं लग रहा कि जो ये डेफिशिएंसी, आपने आयरन सप्लीमेंट कर दिया, B12 सप्लीमेंट कर दिया, सारे विटामिन सप्लीमेंट कर दिया, पेशेंट अच्छे से खा भी रहा है, उसके बावजूद ब्लड गिर रहा है बिना किसी कारण, तो और पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से हल्का फुल्का फीवर आया जा रहा है, जिसका कारण नहीं पता चल रहा करीब 1-2 महीने से। तो और दूसरा वेट लॉस, थोड़ा बहुत वेट लॉस तो चल जाएगा, लेकिन अकारण बिना किसी डाइट के, बिना एक्सरसाइज के, अगर 10 किलो या उससे ज्यादा वेट लॉस विद इन अ स्पैन ऑफ से 6 मंथ्स हो रहा है, तो ये एक संकेतक हो सकता है कि कैंसर आपके शरीर में कहीं भी पल रहा है। वही रिस्क फैक्टर। अब कैंसर के कारण पूछते हैं, कई लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, और मेरा एकदम प्योर वेजिटेरियन डाइट है, लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, तो कैंसर क्यों हो गया? तो कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जरूरी नहीं कि ये रिस्क फैक्टर अगर किसी में है तो कैंसर होगा ही होगा, लेकिन हाँ, अगर ये रिस्क फैक्टर है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें जो कॉमनेस्ट कैंसर कॉजिंग रिस्क फैक्टर है वो है तंबाकू, किसी भी फॉर्म में, च्यूएबल एज वेल एज स्मोक टोबैको, अल्कोहल, तो ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर हैं जो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डाइट, obesity, lack of physical exercise, contaminated injections, unsafe sex, exposure to industrials and chemicals, and these days एक बहुत बड़ा risk factor जो उभर के आया है वो है air pollution. Air pollution has become हम कहते थे कि smoking is the reason of 70% of all lung cancer detected. So air pollution अब ऐसा स्टडी किया गया है कि is responsible for 36% of all the lung cancer cases. There are people who are non-smokers, but they are getting increasingly the lung cancer is becoming common in non-smokers. Why? Just because of increase in air pollution. So it is that dangerous. So तंबाकू करीब 14 अलग-अलग किस्म के कैंसर करता है, और जो अल्कोहल है वो करीब 7 अलग-अलग किस्म के कैंसर करता है, और इसमें भी जेंडर स्पेसिफिक है कि फीमेल्स में जितनी डोज तंबाकू की या शराब की कैंसर के लिए वो हानिकारक है, मतलब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, वो बहुत कम है कंपेयर टू मेल्स। So females are more prone with these habits.
तो कैंसर के से लड़ने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि अगर हम उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो वो जड़ से ठीक हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो वो उन बीमारियों में से है जिनके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो मेडिकल साइंस में वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल डिजीज है, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल इज अर्ली स्टेज ऑफ एनी कैंसर, फॉर दैट मैटर एनी कैंसर जो है वो क्यूरेबल है। तो हमारा जो एम रहता है वो ये, एक तो प्रिवेंशन हो गया और दूसरा जो एम रहता है कि किसी तरह से हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है जो इस माध्यम से हम ये करना चाहते हैं। और दूसरा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में है मैमोग्राम है, या सर्वाइकल कैंसर में पैप टेस्ट और ये सब है। लंग कैंसर में जैसे स्मोकर्स हैं या जो भी हैं उनको लो डोज सीटी स्कैन ईयरली। कोलोन कैंसर में कोलोनोस्कोपी चाहे डिकेड में एक बार भी करवा लें, एक एवरेज रिस्क तो काफी हेल्पफुल रहती है। प्रोस्टेट यानी गदूद के कैंसर में आप पीएसए टेस्ट वगैरह ये सब कर सकते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि every 4 minutes in India a woman is diagnosed with breast cancer and every 13 minutes a woman dies of breast cancer. And स्क्रीनिंग के लिए जो मोडालिटीज जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर की, उसी तरह से फीमेल में सर्वाइकल कैंसर जो एक टाइम पे नंबर 1 फीमेल कैंसर था, अब सेकंड नंबर पे आ गया। ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम नंबर 1 कैंसर इन विमेन। और ये 2021 के फिगर हैं जिसमें आप सबसे नीचे की लाइन देखिए कि 1 डेथ अकर्स इन every 9 minutes due to cervical cancer. So yes, the statistics are alarming, but the solution is early detection. और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। I pass on the mic. अर्ली डिटेक्शन तो हो गया, इसका एक प्रिवेंटिव हमारे पास और ऑप्शन होता है वैक्सीनेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप रिकमेंडेशंस में है। हर एक लड़की को एट द एज ऑफ बिफोर 15 इयर्स जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी चाहिए एंड 2 इंजेक्शंस या 3 इंजेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द एज वो लगाना चाहिए। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस वैक्सीनेशन। सो सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर विच इज मोस्ट प्रिवेंटेबल, कि हम इसकी वैक्सीन लगा के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड और हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर जो है हमारा डायग्नोसिस के लिए हमारा इजी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम पैप टेस्ट बोलते हैं, और उसके साथ हम एक HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट भी कहते हैं, वो भी करा सकते हैं। तो पैप टेस्ट जो है वो रिकमेंडेड है बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट्स और एट द एज ऑफ 21। इट इज रिकमेंडेड एवरी ईयर कि हर साल एक लड़की को या औरत को अपना पैप टेस्ट गाइनी एग्जामिनेशन के थ्रू करवाना चाहिए। और अगर हम जो उसको 29 अबव ईयर्स पे जो है हम उसको 3 ईयर भी कर सकते हैं पैप टेस्ट को। और अगर हम HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, अगर उसकी इन्फेक्शन होती है वो एक रिस्क फैक्टर है हमारा सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उसकी भी टेस्टिंग हो जाती है। और अगर हम पैप टेस्ट और HPV टेस्टिंग करते हैं तो आपका कोड टेस्ट वो 5 ईयरली रिकमेंडेशन है। और फिर नेक्स्ट सो ये पैप स्मीयर का हमारा है सिंपल ओपीडी प्रोसीजर होता है, हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स, और ये जैसे रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कराना चाहिए। इसके बाद और सर्वाइकल कैंसर के बारे में ही बात करेंगे तो हम कॉल्पोस्कोपी होता है एक, ये आप कह लो कि माइक्रोस्कोप के साथ हम सर्वाइकल कैंसर, अगर हमें उसमें कुछ पैप टेस्ट में या HPV टेस्टिंग में हमें कुछ इरेगुलरिटीज दिखती हैं सर्विक्स में, कुछ सेल्स दिखते हैं जो खराब तरीके के हैं सेल्स प्री कैंसर स्टेज के, तो हम एक कॉल्पोस्कोपी माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको एग्जामिन करके वहां से बायोप्सी ली जा सकती है। ये अर्ली डिटेक्शन करता है, और ये अर्ली डिटेक्शन भी जो है एक तरह से ट्रीटमेंट का बेनिफिट देता है, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो है बेस्ट क्योर रहता है, और 100% क्यूरेबल कैंसर है ये।
सो सर्वाइकल कैंसर के बारे में आगे अगर हम बात करें कि उसके रिस्क फैक्टर्स जो थे वो जैसे मैंने आपको बताया 90% केसेस जो है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ होता है, तो उसका अवॉइड करना एक्सपोजर टू HPV by using safe sex methods, using condoms and avoid multiple sex partners, do not smoke and get vaccinated. This is the point I want to emphasize. यहाँ पे मैं इस पे बोलूँगी कि अगर वैक्सीनेशन हर फीमेल को करा जाए, तो एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया में कि वहाँ पे 3 साल में इसका जो परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट 50% डाउन आ गया था विद इन 3 years ऑफ वैक्सीनेशन। हमारे इंडिया में अभी अवेयरनेस नहीं है इसकी और इतना कवरेज भी नहीं है। सो कैंसर कंट्रोल मैं आगे डॉक्टर विजय को हैंड ओवर करती हूँ, आगे वो विल टॉक। नमस्कार। कैंसर के जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए प्रिवेंशन, कि हम कैंसर को होने ही ना दें। सेकंड हमारा एम होना चाहिए अगर किसी को हो गया है तो अर्ली डिटेक्शन, जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतना ही बेटर उसका रिजल्ट रहेगा। ट्रीटमेंट थर्ड नंबर पे आता है। तो पहली हमारी जो टारगेट है वो प्रिवेंशन पे रहना चाहिए कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड अर्ली डिटेक्शन और फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सर्जिकल ऑप्शन है, ऑपरेशन करके, रेडियोथेरेपी एंड मेडिकल। इसमें रेडियोथेरेपी में किरणों से इलाज होता है और मेडिकल में इंजेक्शन से इलाज होता है। तो ट्रीटमेंट में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट में जो नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। बाकी तो ट्रीटमेंट हमें सबको मालूम है। जैसे सर्जरी के अंदर हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का ऑप्शन आजकल काफ़ी आ गया है, जिसमें पेशेंट के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कीमोथेरेपी में टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं और रेडिएशन की जो मशीन्स हैं वो इतनी अच्छी आ गई है जिससे कि नॉर्मल टिश्यू को कम से कम डैमेज होता है। ये सारा जो एक फैक्टर है वो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं, हम वैसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे। तो साइड इफेक्ट्स कम करने का पर्पज यही है कि ताकि पेशेंट अगर क्योर हो गया है तो अच्छी लाइफ जी सके। तो वो हर चीज में नई नई चीजें इसमें आ रही हैं। जैसे कीमोथेरेपी के अंदर टारगेटेड थेरेपीज आ गई है, जिसमें वो कीमोथेरेपी नहीं है। टारगेटेड थेरेपी में साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, उनका वो वाला साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरा, आजकल ये ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए भी एक ट्यूमर बोर्ड का एक कंसेप्ट आ गया है। जैसे पूरी की पूरी टीम बैठ के ट्यूमर बोर्ड में पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ताकि पेशेंट को कम से कम साइड इफेक्ट्स हो, बेटर इलाज मिले। और कैसे कैसे इसका हमने करना है। ट्रेडिशनल थेरेपी ये पहले होती थी, अब टारगेटेड थेरेपी आ गई है और ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी इसमें आ रहे हैं। तो ट्यूमर बोर्ड का कंसेप्ट एक टीम ट्यूमर बोर्ड में उसको डिसाइड करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी चीज है प्रिवेंशन, सेकंड अर्ली डिटेक्शन एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट। पहले जमाने में हमारा रेडिएशन में एम होता था कैंसर को मारना। साइड इफेक्ट्स को ना देखते हुए सिर्फ पेशेंट ठीक होना चाहिए और कैंसर खत्म हो जाना चाहिए। बट विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम कैंसर को तो मारते ही है, दैट इज आवर प्रायोरिटी। लेकिन उसके आसपास का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ऑर्गन्स है, जिसके साथ उस पेशेंट को आगे जीना है ना, नॉर्मल लाइफ जीना है, उसे भी हम बचाते हैं। तो ये टेक्निक्स होती है IMRT, IGRT, VMAT, बहुत इवन हम आजकल रेडिएशन से सर्जरीज भी करने लगे हैं। एक छोटा सा ट्यूमर है, या तो आप उसको सर्जिकली जैसे काटते हैं वैसे काटे, या हम रेडिएशन के थ्रू हाई एनर्जी बीम्स देके अपनी मशीन के सहारे उस ट्यूमर को वहीं पर खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी एडवांसमेंट रेडिएशन ने आज कर दी है। जैसे ये मैडम ने बताया, डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि गामा नाइफ, नाम ही उसका गामा नाइफ एक तरह से हो गया कि नाइफ की तरह उसको हम ट्यूमर पर निकाल देते हैं। सेकंड थिंग, ये अगर हम स्कार देखें पेशेंट्स के कि पूरा छाती से लेकर पेट तक के स्कार सर्जरी में होते थे, लेकिन अगर सेम सर्जरी में आपको दिखाऊं कि पूरी की पूरी हमने बड़ी आंत निकाली है इस पेशेंट में, निकालते हैं, और ये सिर्फ इतना स्कार मार रखा है इसमें, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसको बाहर निकालना है, इसको पूरे स्पेसिमन को बाहर निकालना है। अदरवाइज सारी सर्जरी की होल सर्जरी से हुई है कि 5-6 होल करके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो पूरी की पूरी आंत इसमें निकाली है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे गले की सर्जरी होती है, पेशेंट के थायराइड का स्कार, ऐसे स्कार आता है यंग पेशेंट्स में,
लेकिन आजकल हमने ये सर्जरीज भी की होल सर्जरी करने स्टार्ट कर दी है। अगर आप देखें, ये 22 साल की लड़की असम से हमारे पास आई थी, तो इसको ये हमने इतना बड़ा ट्यूमर निकाला है और यहाँ पे कोई स्कार नहीं है। ये सारी सर्जरी बगल से डाल के, दूरबीन डाल के ये की गई है। ये हम एक्सिला से या बगल से दूरबीन डाल रहे हैं, ये गले का पोर्शन है और बाद में ये रिजल्ट है। तो ये एडवांसमेंट आ रही है, ये इतना बड़ा ट्यूमर निकालने के लिए ऐसा हुआ है। सेम चीज जो जांघों की सर्जरी है, जांघों में ये बड़ी गंदी सर्जरी इसमें होती है। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अगर ये जख्म खुल जाए तो ये इस तरह का हाल होता है पेशेंट्स का, तो या फिर उसको दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट में आजकल ये की होल सर्जरी इसमें करनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 2-3 होल के साथ ही ये सर्जरी हुई है। और ये सर्जरी के बाद इस पेशेंट की ये रिजल्ट्स हैं, ये ड्रेन डाल के इसमें ये रहता है। तो इसमें ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो साइड इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के, हमारा पर्पस ये है कि साइड इफेक्ट कम से कम रहें और रिजल्ट्स सेम रिजल्ट्स मिलें। सर्जरी के बारे में डॉक्टर शुभ महिंद्रू हैं हमारे पास, वो कुछ मैसेज देने जाएंगे। डॉक्टर प्रियांशु। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर विजय ने बताया कि आजकल हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज करके पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं, जो सर्जरी के बाद की रिकवरी है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। तो सर्जरीज में आजकल एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, रोबोट्स भी आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम सर्जरीज और इजी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और पेशेंट को अर्ली रिकवरी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ मीडिया के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा प्रिवेंशन के ऊपर। हम सब लोग जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ कैंसर इन आवर नॉर्थ इंडिया। अगर हम देखें तो पंजाब और चंडीगढ़ सिर्फ 1.5% ऑफ हमारा इंडिया की पूरी एरिया क्या है, लेकिन 10% पेस्टिसाइड्स जो पूरी इंडिया में यूज होती है 10% सिर्फ पंजाब में यूज होती है। और अगर हम मालवा बेल्ट की बात करें जहाँ हम सब लोग रहते हैं, 70% इस 10% इसका 70% हमारी इस एरिया में यूज हो रहा है। और ये इसलिए यूज हो रहा है कि हमारे फार्मर ब्रदर्स जो किसान भाई हैं वो इसके ऊपर इनका कोई चेक नहीं है, वो अपने हिसाब से एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं जो हमारे खाने, हमारे पानी में, हमारे बच्चों को, हमें सबको वो पेस्टिसाइड्स मिल रही हैं। और इसी के रीजन की वजह से हमारा यहाँ कैंसर का रेट बहुत हाई है। पंजाब को कैंसर कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कैंसर का रेट बहुत हाई है। आपके माध्यम से मैं सरकार को गुजारिश करूंगा कि ये जो पेस्टिसाइड्स हमारे फार्मर किसान भाई डाल रहे हैं इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन करें ताकि राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स ही सिर्फ फसलों को दी जाए, ताकि जो एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे खाने के थ्रू हमारे अंदर ना आए और हमारा कैंसर का जो इंसिडेंस है पंजाब में खास करके वो कम हो। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर प्रियांशु को दूंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी तक हमने जो बात की है उसमें कैंसर के एस्पेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रिवेंशन, दूसरा अर्ली डायग्नोसिस एंड तीसरा है राइट ट्रीटमेंट एंड सर्वाइवरशिप। तो हमने ट्रीटमेंट और अर्ली प्रिवेंशन पे तो हमने काफ़ी किया है। इसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स, बिकॉज इंडिया में देखा गया जो एवरेज एज ऑफ कैंसर इंसिडेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 साल कम है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या लंग कैंसर हो। और ऐसे पेशेंट जिसमें फैमिली हिस्ट्री कैंसर की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन पेशेंट्स में हमारे पास जेनेटिक स्क्रीनिंग की एक फैसिलिटी हमारे यहाँ लिवासा में भी उपलब्ध है। उसके साथ ही प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। 15 से 20% कैंसर्स जो हैं वो हेरिडिटरी यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होते हैं। आप देखेंगे कई बार कई फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस होता है, ऐसे प्रोस्टेट कैंसर का या पेट के पैंक्रियास कैंसर का भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि उन पेशेंट्स के सिबलिंग्स यानी भाई बहन और उनके बच्चों में भी ये जाने का रिस्क होता है, तो उनकी भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। उससे उन लोगों को बहुत फायदा हो सकता है कि कैंसर
उनमें आने से पहले या बहुत ही अर्ली स्टेज में हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ईयरली स्क्रीनिंग कहते हैं उसे। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज में आया है, वो अब हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो अर्ली डायग्नोसिस, जेनेटिक स्क्रीनिंग, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लिबासा हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। दिस इज ऑल आई वांट टू से। स्मोकिंग क्विट करते हैं आप, अल्कोहल को अवॉइड कर रहे हैं आप, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, गुड फूड इन रिच इन फ्रूट्स एंड फाइबर वाली डाइट ले रहे हैं, जंक फूड्स का अवॉइड कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई। हम लोग कंप्यूटर्स में बैठे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग फोन पे बैठे हैं। हम लोग कुछ भी करना है तो बाय ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो से कर लिया जी, स्विगी से कर लिया, फटाफट आ गया। हम 10 कदम भी नहीं चलना चाहते। उसके कारण एक ओबेसिटी भी होती है, मोटापा भी आ रहा है। मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का। कई कैंसर्स हैं जो मोटापे में ज्यादा रिस्क है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, ये मोटे लोगों में ज्यादा कॉमन है। मैडम इसका इंक्रीजमेंट कितनी है, मतलब किस स्पीड से ये बढ़ रहा है, कैंसर के मरीज किस स्पीड से बढ़ रहे हैं? ये देखिए, जो डेटा बताता है, जैसे अभी हमने 2020 से 20 में अगर हमारा 13 लाख के करीब था कैंसर केसेस इंडिया में, वो 15.5 to 16 लाख हो एक्सपेक्टेड है बाय 2025, एंड बाय 2050 वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 57% इंक्रीज हो जाएगा अगर हम अपना ये सब नहीं कंट्रोल करते हैं। 12.8% roughly increase increase है from 2020 to 25. Every 5 years आप कह लो। सेकंड मैडम, जैसे हमारे कंट्री में तो पोल्यूशन जो है काफी हाई है, जैसे यूरोप या अदर कंट्रीज में पोल्यूशन लेवल बिल्कुल लो है, जीरो के आसपास ही है, तो उनके मुकाबले हमारा कैंसर का हाँ, क्या कितना डिफरेंस रहता है? उनके अलग तरह के कैंसर्स हैं। उनका ज्यादा रेड मीट एंड टिंड फूड खाते हैं, तो उनके कोलोन, आंत के कैंसर ज्यादा कॉमन है। और उनकी स्मोकिंग काफी है, स्मोकिंग, तो उनको लंग कैंसर, आपका जो हेड एंड थ्रोट के कैंसर, ये सब कॉमन है। अपने कंट्री में जो है वो दूसरे तरह के, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पहले सर्वाइकल कैंसर होता था। मेन में हमारे ओरल, बिकॉज हमारे यहाँ पे तंबाकू सेवन और स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, तो हमारा हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर मेन में सबसे कॉमन है। वहाँ पे वो नहीं है कॉमन, वहाँ पे कोलोरेक्टल भी काफी कॉमन है। लंग कैंसर तो है ही है स्मोकिंग करके, अल्कोहल करके, बट उनके पास कोलोरेक्टल जो है, आंत का कैंसर है, वो ज्यादा कॉमन है। सो कैंसर की वैरायटी कौन सी हो रही है वो फर्क होता है, आपका एरिया के अकॉर्डिंगली भी फर्क है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.